स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी ने युवा समाज के लोगों का समर्थन मांगा था दोस्तों। उसके अगले दिन इलेक्शन के रिजल्ट ऐसे सामने आए जिससे साफ पता चल रहा है कि राहुल गांधी के आह्वान के साथ पूरी तरीके से युवा मजबूती के साथ खड़ा है दोस्तों। बताएंगे कौन से इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने एक तरफा जबरदस्त तरीके की जीत हासिल की है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर क्यों बोले राहुल गांधी की चुनाव का चौकीदार जागता रहा और चोरी होता रहा। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री को आरएसएस और बीजेपी को आपराधिक संगठन कहे जाने के मामले को मिली है बड़ी राहत। बताएंगे कोर्ट ने मामला ही रद्द कर डाला है दोस्तों। इसी के साथ में जहां पर काफी कम वोटों से कांग्रेस पार्टी को हार मिली थी दोस्तों, वहां पर कांग्रेस उतारने जा रही है वोट रक्षक। बताएंगे कौन है ये और किस तरीके से काम करेंगे दोस्तों, पूरी प्रक्रिया आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं में से एक बड़े नेता। बताएंगे कौन से मामले को लेकर है ये पूरी अपडेट दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नेपाल के आंदोलन के बाद राहुल गांधी के द्वारा भारत के युवा यानी जनजी आबादी से परिवर्तन का आह्वान करने पर भाजपा के लोग बुरी तरीके से डरे पड़े हैं और खौफ का मंजर है भारतीय जनता पार्टी में। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आगे भी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ के चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि डीयू के अंदर यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 13 अगस्त 2025 को डूसू और सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शन को लेकर कार्यक्रम का ऐलान किया गया था। इसके बाद 2 दिन पहले 18 तारीख को वोट डाला गया दोस्तों। वोट डालने के लिए जो टोटल पंजीकृत मतदाता थे वो 1,53,000 मतदाता थे, यानी टोटल लगभग 1.5 लाख के आसपास मतदाता यानी छात्र थे जो वोट डालने वाले थे दोस्तों। लेकिन उसमें से मात्र 60,000 छात्र वोट डालने के लिए आते हैं, यानी केवल 39% का वोटर टर्नआउट होता है दोस्तों। यानी मतदान का प्रतिशत केवल 40% के आसपास होता है, जो 2024 के मतदान प्रतिशत से लगभग 4% के आसपास ज्यादा होता है दोस्तों। ऐसे में बीते दिन आखिरकार इसके चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं दोस्तों। तमाम तरीके के छात्रों के एजेंडे को लेकर लोगों ने मोहर लगा दी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता को जबरदस्त तरीके की सफलता मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव जिसमें माना जा रहा था कि युवा वर्ग के लोग वोट डालेंगे, खासकर जनजी समाज के लोग वोट डालेंगे दोस्तों, जिन्होंने नेपाल के अंदर परिवर्तन करके रख दिया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल झांसला ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की सभी सीटों को अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ी जीत हासिल की है दोस्तों। उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा वोट मिला है। कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद तंवर को अच्छे खासे अंतर से चुनाव हरा दिया दोस्तों। लगभग 20,000 के अंतर से चुनाव हराया गया, यानी सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और उपाध्यक्ष के पोस्ट को लेकर चुनाव लड़ रहे राहुल झांसला को मिला दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर चुने गए आर्यन मान से भी ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई के नेता राहुल झांसला को मिला दोस्तों। एनएसयूआई के राहुल झांसला को 29,339 वोट मिला दोस्तों, जबकि आरएसएस और बीजेपी से जुड़े संगठन एबीवीपी के चुने गए अध्यक्ष आर्यन मान को 28,841 वोट मिले दोस्तों। यानी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई संगठन के उम्मीदवार राहुल झांसला ने भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवारों को काफी पीछे छोड़ दिया है, सबसे बड़ी जीत हासिल की है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के अलंद विधानसभा सीट पर बड़े खुलासे के बाद राहुल गांधी को लेकर बीजेपी और खासकर जो गोदी मीडिया के लोग हैं दोस्तों, उसमें एक अलग ही तरीके का डर देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने पोस्ट के दौरान जनजी शब्द का इस्तेमाल कर दिया था दोस्तों। इसके बाद अब रजत शर्मा जो अपने आप को पत्रकार बताते हैं दोस्तों, उनके द्वारा कहा गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के रिजल्ट से जनजी ने राहुल गांधी को रिजेक्ट किया है, यानी जनजी समाज यानी युवा समाज ने भारत के अंदर राहुल गांधी से सहमति जताई नहीं है, उनका विरोध किया है और ड्यू के इलेक्शन से ऐसा पता चलता है। इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष उदय भानु चिप कहते हैं कि रजत शर्मा जैसे मोदी भक्त भोपू आज चिल्ला रहे हैं। जनजी ने कांग्रेस को नकारा, लेकिन सच्चाई यह है कि एनएसयूआई के उपाध्यक्ष के पोस्ट पर राहुल झांसला को 29,339 वोट मिले, जबकि बीजेपी का जो अध्यक्ष बना है आर्यन मान उसको भी 28,841 वोट मिले हैं, जबकि एबीवीपी के अध्यक्ष आर्यन मान को 28,841 वोट मिले हैं। तो रजत शर्मा जी, जनजी ने कांग्रेस को नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे दलालों की तथाकथित पत्रकारिता को नकारा है।
इसके बाद कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की ओर से भी जवाब दिया गया। दोस्तों वो कहते हैं कि हाफ निक्कर संघी इस देश में जनजी करीब 40 करोड़ है और डूसू में वोटर है 2,75,000। वो अलग बात है कि एबीवीपी से तुम्हारा इश्क पुराना है, क्योंकि रजत शर्मा खुद एबीवीपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन अपने भविष्य से डरो, जब साहेब प्रधानमंत्री नहीं होंगे फिर दलाली का हिसाब किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष दोनों के दोनों मिलकर रजत शर्मा को जवाब दे रहे हैं। दो शब्द इस पूरे प्रकरण पर लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन वोट चोरी और वोट हटाने के मामले पर चुनाव आयोग को घेरा है। दोस्तों उन्होंने बीते दिन कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा कि सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर हटा दो, मिटा दो, फिर सो जाओ। ऐसे भी हुई है वोट चोरी। उन्होंने इससे पहले दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अलंद विधानसभा सीट को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। दोस्तों उसके बाद अब राहुल गांधी फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से इस पर कोई ऑफिशियल सामने से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है। दोस्तों जवाब नहीं दिया गया है, केवल तथाकथित फैक्ट चेक के नाम पर झूठ बताया जा रहा था। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, राहुल गांधी के बयान को लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बेंगलुरु की अदालत ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायतों को खारिज कर दिया है। दोस्तों ये शिकायत उनके खिलाफ एक बयान को लेकर दर्ज करवाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था आरएसएस और बजरंग दल अपराध करते हैं। अधिवक्ता किरण एन के शिकायत में सिद्धरमैया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। दोस्तों लेकिन सिद्धरमैया पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो आरोप लगाया गया उसे भी खारिज कर दिया गया है। 17 मार्च को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को आपराधिक संगठन बता दिया। दोस्तों इस पूरे मामले पर अब क्योंकि विधानसभा का यह मामला है, अगर मुख्यमंत्री के बयान पर कोई कार्रवाई करवाई जा सकती है तो वो विधानसभा के अंदर ही करवाई जा सकती है, प्रिविलेज मोशन लाकर। लेकिन विधानसभा में क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास पूरी शक्ति है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता और इसीलिए याचिका को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि ये कोर्ट का मामला नहीं विधानसभा का मामला है। तो बड़ी राहत है कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरमैया के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखिए जरूर। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है बड़ी अपडेट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास यानी प्रधानमंत्री आवास पर ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स का गिफ्ट किया गया पौधा लगाया है। दोस्तों चार्ल्स ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन 17 सितंबर पर एक पेड़ मां के नाम पहल के रूप में दिया था। दोस्तों जो प्रधानमंत्री आवास में लगाया गया है, नरेंद्र मोदी की ओर से फोटो भी शेयर किया गया। इस पर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आई है। लोगों ने बिहार के भागलपुर के अंदर अडानी प्लांट लगाने पर कई एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को देने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि एक पेड़ मां के नाम लेकिन सैकड़ों पेड़ अडानी के नाम, यही बीजेपी की नीति है। वहीं दोस्तों एक बार फिर से जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की ओर से कुछ बड़े खुलासे किए गए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अशोक चौधरी यानी नीतीश कुमार के करीबी नेता और उनके पूरे परिवार पर की अशोक चौधरी के परिवार की प्रॉपर्टी पॉलिटिक्स, सिर्फ 2 साल में 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा। 2019 के अंदर अशोक चौधरी अपने उस समय के पीए योगेंद्र दत्त के नाम पर लगभग 1 एकड़ जमीन 34 लाख रुपए में खरीदते हैं। 2 साल के बाद वही जमीन अपनी बेटी सांभवी चौधरी के नाम पर उसी कीमत पर 34 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि योगेंद्र दत्त को इस सौदे के लिए केवल 10 लाख रुपए दिए गए, 25 लाख का भुगतान रोक दिया गया और चुनाव आयोग के नोटिस के बाद ही अप्रैल 2025 में मजबूरी में यह राशि दत्त के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 साल तक बचे हुए पैसा क्यों रोका गया? क्या रजिस्ट्रार ने बिना पूरी रकम का भुगतान हुए संपत्ति ट्रांसफर की अनुमति दी? ये सवाल है दोस्तों। फिर वो आगे कहते हैं कि कुल मिलाकर पिछले 2 वर्ष में 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति उनकी पत्नी, उनकी बेटी और अन्य परिजनों के नाम दर्ज कराई गई है, जो इस पूरे खेल को गहराई और पैमाने को उजागर करता है। यानी पीए के नाम पर जमीन करवाकर वापस अपने बेटी के नाम पर जमीन करवा दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि अशोक चौधरी वही नेता है जो नीतीश कुमार के करीबी तो है ही है। उनकी बेटी सांभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी की सांसद है दोस्तों, और सांभवी चौधरी के पति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो उनका पूरा परिवार एनडीए गठबंधन में किसी न किसी पार्टी के अंदर जुड़ा हुआ है। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा, क्योंकि लगातार जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी अपने स्तर पर एनडीए गठबंधन वालों को एक्सपोज करते जा रहे हैं। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर निशाना साधा है। दोस्तों आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सुव्यवस्थित रूप से यानी पूरी तैयारियों के साथ में षड्यंत्र के तहत हजारों आम आदमी पार्टी के समर्थकों के वोट कटवाए। उन्होंने इसे लोकतंत्र की सीधी लूट करार देते हुए कहा कि बार बार शिकायत करने के बावजूद चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। यानी राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए थे कर्नाटका के अलंद विधानसभा सीट को लेकर, उसी और
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का निशाना है। दोस्तों दिल्ली में 8 और 9 जनवरी 2025 को चुनाव आयोग से कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो मांग राहुल गांधी कर रहे हैं वो मांग तो हम बहुत पहले से ही लगातार उठाते आए हैं, लेकिन तब कोई एक्शन नहीं लिया गया, चाहे दिल्ली का मामला हो या फिर किसी और राज्य का मामला हो। और चुनाव आयोग पर आम आदमी पार्टी ने भी खुलकर राहुल गांधी का साथ देते हुए सवाल खड़े किए हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये काफी गंभीर मामला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो अमूमन कई मुद्दों को लेकर एकजुट दिखाई नहीं देते, अगर वो भी एक साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये काफी गंभीर मामला है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा इस पूरे प्रकरण पर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी एक बड़ा कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार प्रियंका गांधी ने वायनाड से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए देश भर के अंदर सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की है। दोस्तों प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं वोट चोरी के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च कर रही हूं, इससे आप लोग सभी जुड़िए। उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में इसमें जुड़ने की अपील की है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी इस कैंपेन के माध्यम से लोगों के बीच में वोट चोरी को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। दोस्तों पार्टी अलग अलग तरीके के उपाय का इस्तेमाल कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, उनको बताया जाए कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है। अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों सिद्धरमैया ने कहा कि मैं प्रियंका गांधी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया, इससे वोट चोरी के खिलाफ हमारी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होगी। हम लोग ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि हमारा एक एक वोट काफी ज्यादा जरूरी है, उसकी अहमियत बहुत है, और इसीलिए अहमियत को समझते हुए वोट चोरी को किसी भी हालत में हम सबको रोकना है। हमको एक साथ एकजुट होना है, एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार के साथ मजबूती से खड़ा रहना है। यानी हर व्यक्ति को एक वोट देने का जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अंतर्गत मिल रहा है, उसे पूरी तरीके से मजबूती से सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बोल रही है प्रियंका गांधी तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और एक और बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बीजेपी और आरएसएस के टूल किट को एक बार फिर एक्सपोज किया है। दोस्तों यासीन मलिक और बीजेपी आरएसएस अजीत डोभाल के संबंधों को लेकर पूछा सवाल। आरएसएस 2011 में यासीन मलिक से किस हैसियत से मिल रही थी, ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इंटरव्यू में कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं। पवन खेड़ा आगे कहते हैं कि विवेकानंद फाउंडेशन यासीन मलिक से क्यों मिल रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। यासीन मलिक के अनुसार उनका पासपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाया था, तो क्या वाजपेयी ने राष्ट्र विरोधी काम किया था, क्या वो राष्ट्र विरोधी हो गए? यासीन मलिक के अनुसार अजीत डोभाल उनसे मिलते थे, तो क्या अजीत डोभाल देशद्रोही हो गए? ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों आपको बता दें कि यासीन मलिक और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की एक तस्वीर शेयर करते हुए भाजपा के लोग मनमोहन सिंह जी पर निशाना साधते हुए उल्टी सीधी बातें करते हैं। दोस्तों ऐसे में अब जो ये खुलासे हुए हैं तो पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले पर भाजपाइयों से सवाल पूछे हैं, आरएसएस से सवाल पूछे हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है कि इस पर कोई जानकारी सामने आएगी? कुल मिलाकर बीजेपी वालों पर जब सवाल खड़ा होता है तो वो कन्नी काटकर बचने की कोशिश करते हैं, यानी जवाब देने से बचने का प्लान बनाते दिखाई देते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई बाकी 3 सीटों पर भी चुनाव जीत सकती थी दोस्तों, लेकिन पार्टी ने बड़ी गलती कर दी। प्रेसिडेंट के पोस्ट को लेकर पार्टी को अपना दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहिए था, पार्टी ने गलत उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। जबकि बाकी जो 2 सीटें थी दोस्तों जिस पर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई को हार का सामना करना पड़ा, वहां पर लेफ्ट पार्टियों को अच्छा खासा वोट मिला। अगर लेफ्ट को साथ में लिया जाता तो आराम से वोट डिवाइड नहीं होते और इंडिया अलायंस की जीत हो जाती। दोस्तों एनएसयूआई और लेफ्ट संगठन मिलकर जीत हासिल कर लेते, लेकिन आखिरकार कांग्रेस पार्टी और उसके छात्र इकाई के साथ में लेफ्ट पार्टी और उसके छात्र इकाई के अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण वोटों में डिवाइड देखने को मिला दोस्तों, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए एबीवीपी को मिल गया दोस्तों। और एबीवीपी वालों को 3 सीटों पर जीत भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुश कर गई। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि कैंपस की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, एक बात हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए कि विपक्ष के वोट डिवाइड ना हो। जितना विपक्ष का वोट एकजुट होकर पड़ेगा उतने बड़े अंतर से बीजेपी चुनाव हारेगी दोस्तों। और कई बार ये गलतियां होती है जहां पर विपक्ष के वोट डिवाइड हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका एडवांटेज ले जाती है। 2 शब्द आप इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा अभियान लॉन्च कर रही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने जो नया अभियान लॉन्च किया है उसका नाम है वोट रक्षक अभियान, यानी कम अंतर वाली जो हारी हुई लोकसभा की सीटें हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी विशेष निगरानी के लिए अपनी टीम नियुक्त करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी जब लोकसभा चुनाव 2024 लड़ी दोस्तों तो पार्टी को कई सारी सीटों पर काफी कम अंतर से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों पर पायलट प्रोजेक्ट चलाकर इसकी शुरुआत की है दोस्तों। आगे चलकर इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ेगी, यानी कांग्रेस पार्टी ने कुछ सीटों को
चिन्हित किया है, जिसमें जयपुर ग्रामीण की सीट है, अलवर की सीट है, कांकेर की सीट है, मुरैना की और बांसगांव की सीट है, जहां पर इन सीटों पर हर बूथ पर एक वोट रक्षक तैनात किया जाएगा। यानी इस वोट रक्षक का यह काम होगा कि वो देखे कि मतदाता सूची पर अपनी नजर रखे कि कोई गलती तो नहीं हो रही, क्या लोगों के नाम गलत तरीके से काटे जा रहे हैं, गलत वोटर डिलीशन या जोड़ने का काम अगर हो रहा है तो उसकी जानकारी सीधे दिल्ली तक पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों, जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग तक रिपोर्ट पहुंचेगी और समय रहते हुए किसी भी तरीके के अनियमितता को पहले ही रोक दिया जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि हर सीट पर वोट रक्षक नियुक्त किए जाए। खासकर ये जो सेंसिटिव सीटें हैं जहां पर काफी कम अंतर से चुनाव का नतीजा तय होता है। कुल मिलाकर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है कि अगले चुनाव में कहीं कोई गलती ना हो जाए। अगर आप भी मानते हैं कि 2024 के चुनाव में अगर इस तरीके से सचेत रहा जाता तो नतीजे आज कुछ और होते, लेकिन देर से ही सही कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियां और प्रयास लगातार कर रही है दोस्तों, और ऐसे कई और सीटों पर वोट रक्षक तैनात किए जाएंगे। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अररिया के अंदर नरपतगंज में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की उपस्थिति में एनडीए सम्मेलन के दौरान स्थानीय विधायक जयप्रकाश यादव के खिलाफ लोगों ने जमकर विरोध किया। दोस्तों, यानी कई बार ऐसा हो चुका है जहां पर एनडीए कार्यकर्ताओं के समन्वय को लेकर जो बैठकें चलती है उसमें केंद्रीय मंत्रियों के सामने विरोध हो जाता है। कभी जेडीयू के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के सामने विरोध हुआ था, लेकिन अब अररिया जिले के नरपतगंज हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ स्थानीय बीजेपी के विधायक जयप्रकाश यादव भी मौजूद थे। दोस्तों, जिनका लोगों ने विरोध करते हुए जयप्रकाश यादव के संबोधन के दौरान विरोध करते हुए कहा कि हम इनको नहीं चाहते हैं, और कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने की कोशिश की गई दोस्तों, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन्होंने विकास नहीं किया है, आप इनको बदलिए, हमें ये विधायक वापस नहीं चाहिए, हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो स्थानीय व्यक्ति हो और क्षेत्र के विकास में अपनी बड़ी भूमिका निभाए। अब इनका टाइम जा चुका है। इन्होंने वार्ड संख्या 20 की दलित समाज की बस्ती में सड़क और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई है। महिलाएं भी वोट बहिष्कार की तख्तियां लेकर खड़ी थी दोस्तों, और विरोध जोरदार तरीके से किया जा रहा था। आप लोग इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली पुलिस ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के भाई और बिजनेसमैन समीर मोदी को शाम दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। दोस्तों, बीते शाम समीर मोदी पर एक महिला ने साल 2019 में लगातार रेप, ब्लैकमेलिंग और धोखा देने के गंभीर आरोप लगाए। महिला ने 10 सितंबर को दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई दोस्तों, जिसके बाद बिजनेसमैन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और अब गिरफ्तारी कर ली गई है। यानी एक भाई देश को चूना लगाकर यहां से भाग गया दोस्तों, और दूसरा भाई महिलाओं के साथ अभद्रता करने के बाद अब गिरफ्तार हुआ है। उम्मीद है कि इसे जेल में पहुंचाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से ललित मोदी पर अभी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है दोस्तों, कहीं ना कहीं ललित मोदी के भाई के खिलाफ क्या कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसे लेकर सवाल जरूर है लोगों के मन में, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एनडीए गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन टिकट बांटने लगे हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार। खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने एक विधायक को बक्सर के अंदर ही कह दिया था कि वो फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर, जबकि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे ही ललन सिंह ने भी एक जनता दल यूनाइटेड के नेता को लेकर दावा कर दिया कि वो हमारे अगले उम्मीदवार होने जा रहे हैं। और अब एक और बड़ी खबर है दोस्तों, खबर यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी के एक और नेता का टिकट कंफर्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के नेता शेखपुरा के बारबीघा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक सुदर्शन कुमार का टिकट कंफर्म हो गया है दोस्तों। नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की और उनके टिकट को फाइनल करते हुए जानकारी दे दी गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ में जनता दल यूनाइटेड के साथ में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा कर रही है दोस्तों। नीतीश कुमार लगातार टिकट बांटते जा रहे हैं बीजेपी से बिना पूछे हुए, तो इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार का आज भी बिहार की राजनीति में दबदबा है दोस्तों। अपने हिसाब से टिकटें बांट रहे हैं और बीजेपी वालों में हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बोल दे कि पहले सारी सीटों पर डिसाइड कर लेते हैं फिर टिकट बांटना। लेकिन जनता दल यूनाइटेड आगे आगे चल रही है दोस्तों बीजेपी से बिना पूछे हुए। आप लोग क्या समझते हैं पूरे प्रकरण पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज के सबसे बड़े दिग्गज नेता के तौर पर अगर किसको बोला जा सकता है दोस्तों, तो वो है आजम खान। ये सबको पता है कि आजम खान ने मुस्लिम समाज के लोगों में एक बड़ी पहचान बनाई है दोस्तों, और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो वो नंबर 2 नेता के तौर पर भूमिका निभाते
थे और अब जो जानकारी है उसके अनुसार आजम खान जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों ऐसे में एक रिपोर्टर है, वरिष्ठ रिपोर्टर है, उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों उन्होंने कहा है कि आजम खान की पत्नी ने मायावती जी से दिल्ली में बीएसपी के कार्यालय में मुलाकात की है। सपा पर आजम खान की उपेक्षा करने का आरोप लगता आया है। दोस्तों ऐसे में दावा किया जा रहा है इस रिपोर्टर के द्वारा कि मायावती जी से आजम खान की पत्नी ने मुलाकात किया है। इसका मतलब आजम खान बहुजन समाज पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होगा दोस्तों, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान एक बड़े नेता है और आजम खान के नाम पर समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा समर्थन मिलता है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर जंजी समाज के लोग बीजेपी का जोरदार विरोध कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रोजगार के मामले को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ बारिश में भी बिहार के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है और बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि जंजी समाज के लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से रोजगार बीजेपी सरकार नहीं दे पा रही है तो विरोध जगह जगह देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार, जहां पर जंजी समाज मैदान में उतरकर बीजेपी को आईना दिखा रहा है, लेकिन गोदी मीडिया वाले ये खबरें दिखाने को तैयार नहीं है। दोस्तों साथ साथ कांग्रेस पार्टी की बिहार में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। पार्टी के नेता और पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं कि हम लोग पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार भी लगभग उसी के इर्द गिर्द सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखते हैं आगे क्या जानकारी आएगी। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत धन्यवाद।